जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे दोस्त? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट है। इतिहास का सबसे महान टॉपिक की बात करते हैं, सबसे महान सम्राट जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी। आप भली भांति जानते हो कि नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी क्या है, इसमें दम कितना होता है। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी के बारे में हम समझते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट इतिहास का सबसे महान सम्राट, इतिहास का सबसे महान व्यक्ति, सबसे खतरनाक व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट, जिसकी इतिहासों में नहीं बल्कि किताबों में वर्णन है। आप देखा होगा नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसी कहानी है, इतिहास का सबसे खतरनाक अगर कोई है व्यक्ति तो नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम जानते हैं कि क्या था। सबसे पहले हम जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी। अब हम समझते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी क्या है। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताना चाहता हूं तो थोड़ी सी कहानी, एक मैसेज देना चाहता हूं कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि नेपोलियन जो बोनापार्ट था यह फ्रांस को एक करने में मदद किया था। ये फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट एक सेना था, एक छोटा सा सेना का टुकड़ी था। नेपोलियन बोनापार्ट एक सेना था, फ्रांस का क्या था? सेना था। और कैसे सम्राट बन गया, सेना से सम्राट कैसे बन गया? एक सैनिक, छोटा सा सैनिक, और उस एक छोटा सा सैनिक से महान सम्राट कैसे बना, इसी की कहानी। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस को एक करने में, इसी को कहा जाता है। कहने का मतलब फ्रांस को एकीकरण का मसीहा नेपोलियन बोनापार्ट को कहते हैं। फ्रांस को एकीकरण का मसीहा किसे कहते हैं? तो नेपोलियन बोनापार्ट को कहते हैं, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस के टुकड़ों में विभाजित था। वो सबको थूर के, चार के, सबको छोटा को एक कर दिया। यही नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी को ठोक दिया, इंग्लैंड को ठोक दिया, ऑस्ट्रिया को ठोक दिया, इटली को ठोक दिया, मार के ध्वस्त कर दिया, सबको मार दिया। और अंत में ब्रिटेन को जब ठोका तो ब्रिटेन इसी को ठोक दिया और इसकी निधन हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी सुनोगे मेरे दोस्त, तो नेपोलियन बोनापार्ट इटली को ठोका, इसी ने इटली को ठोका, जर्मनी को ठोका, ऑस्ट्रिया को ठोका और छोटा ब्रिटेन को भी ठोका। लेकिन अंत में ब्रिटेन को जब ठोका, नेपोलियन बोनापार्ट ब्रिटेन को जब ठोका तो ब्रिटेन वाला इसी को ठोक दिया और इसका निधन हो गया। और पूरे फ्रांस को जो टुकड़िया था, फ्रांस कई क्षेत्रों में बिखरा हुआ था, उस सबको एक करने का काम इसी का देन था। तो इसी की कहानी आप समझते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी। तो चलिए मेरे दोस्त आ जाते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम जन्म की बात करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था वो 15 अगस्त 1769 में जन्म हुआ था। 1769 की बात है। इसकी जन्म कब हुआ था? जब हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त। उसी प्रकार से 15 अगस्त 1769 में इसका जन्म हुआ था। और इसका बचपन की बात करता हूं तो नेपोलियन बोनापार्ट की जो बचपन का जो नाम था उसका नाम था नेपोलियन दी पार्ट। लेकिन हम लोग दी को हटा देते हैं, कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं। तो बचपन का नाम क्या था? नेपोलियन दी पार्ट के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन का नाम क्या था? नेपोलियन दी पार्ट कहते हैं। फ्रांस की क्रांति में, कहता फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहा था। तो फ्रांस की बात करना चाहता हूं तो फ्रांस का एक छोटी सी चीज क्या था? एक सेना का टुकड़ा हुआ, एक सेना में क्या था? काम करता था। फ्रांस की जो सेना था उसी फ्रांस की क्रांति में एक सेनापति के रूप में काम करा था। और इतिहास में ये नेपोलियन को विश्व का सबसे महान सेनापति में गिना भी जाता था। इसकी बातों में इतनी दम था ना कि पूरे फ्रांस को एक कर दिया था। पूरे कूच, जो ना मानता था उसको कूच देता था। एक छोटा सा सेना था लेकिन इसकी बातों में इतनी दम था, इसके समझाने में इतनी दम था, इसकी समझाने में इतनी पावर था ना कि पूरे फ्रांस का जनता एक हो जाता था। पूरे फ्रांस का जनता एक हो जाता, मर मिटने के लिए तैयार हो जाता था। इतिहास का सबसे खतरनाक व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट। सुनो, देखो ना कहानी क्या आते हैं। एक सेना का, सोचो ना, एक मामूली सा सेना था, फ्रांस का एक मामूली सा सेना, और एक उसी सेना में एक महान सेना का नाम से गिना जाता था। वही कहता ना कि नेपोलियन को विश्व के सबसे महान सेनापति में गिना जाता था। 1789 की बात है कि 1789 में फ्रांस की राजनीति में एंट्री किया। मतलब कि फ्रांस की जो क्रांति हुआ था, वो फ्रांस में जब युद्ध छुड़ा तो 1789 में क्या किया? फ्रांस की क्रांति में राजनीतिक मतलब प्रवेश किया, मतलब एंट्री मार दिया। वो क्रांति में क्या करते हैं? अपना पैदल अपनी पैगाम अपनी धर दिया, अपनी पहला पैगाम धर दिया। कब? 1789 में जब फ्रांस की जब क्रांति हुआ तो 1789 में फ्रांस की क्रांति में क्या कर दिया? इन्होंने प्रवेश कर दिया। और 18 मई 1804 की बात है, 18 मई 1804 की बात है, और सम्राट बन गया। जब क्रांति में जब एंट्री मारा और इसकी बातों में इतनी दम था कि पूरी जनता को एक कर दिया। और 18 मई 1804 की बात है कि सम्राट बन गया।
एक सम्राट के नाम से बिखरा, एक सम्राट के नाम से उद्यम हुआ। एक छोटा सा सैनिक से एक महान सम्राट में कैसे हुआ आप देख रहे हो। और गया और अपना एक नया कानून भी बनाया। जब इस सम्राट, जब राजा की गद्दी पर बैठा तो अपना एक नया कानून बनाया, एक नया कानून बनाया। और उस कानून बनाया जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन संहिता के नाम से किसे जानते हैं? क्योंकि जब 18 मई 1804 की बात, जब नेपोलियन बोनापार्ट जब सिंहासन पर बैठा और कहा कि सारे कानून जो था वो सबको फाड़ दिया, अब फाड़ के मुंह पर फेंक दिया और कहा कि अब नेपोलियन का कानून चलेगा, अब नेपोलियन का वायवल होगा, अब नेपोलियन का संविधान चलेगा। तो नेपोलियन ने, जिसे नेपोलियन संहिता कहते हैं, तो उस सम्राट जब बना तो अपना एक नया कानून बनाया जिसने नेपोलियन संहिता के नाम से विख्यात हुआ। नेपोलियन संहिता किसे कहते हैं? उन्होंने, नेपोलियन ने अपना कानून बनाया, उस कानून को नेपोलियन संहिता के नाम से विख्यात किया गया। यही था नेपोलियन की कहानी। अब बात आता है कि नेपोलियन के द्वारा किए गए काम के बारे में बताइए। नेपोलियन ने कौन कौन काम किया? जब सम्राट जब गद्दी पर बैठता है ना, तो कौन कौन काम किया? जैसे हमारे नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, तो जब गद्दी पर बैठा तो क्या क्या काम किया? बहुत अच्छा भी काम किया, कुछ अच्छे भी काम किए, कुछ खराब भी काम किए, कि नहीं किए? 370 जो नहीं हटा था उसको भी हटा दिया, मार चोटा करके धज्जुड़ा कर रख दिया। अच्छा काम किया, नोट भी बदल दिया, देखिए किया, 2000 का नोट कर दिया, फिर खत्म भी कर दिया। सही बात है। तो कहने का मतलब उसी प्रकार से जब नेपोलियन बोनापार्ट जब सम्राट बना तो इसके द्वारा कौन कौन काम किया, इसी के बारे में समझो। कौन कौन नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बना तो कौन सी कुछ किया? तो पहला कहता कि विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। विशेषाधिकार मतलब इसमें वीआईपी लोग का एक अलग अधिकार दिया गया था। जब नेपोलियन बोनापार्ट जब नहीं था ना, तो इससे पहले जो लुईस 16वां की बात करता हूं, लुईस 16वां, इसके पहले जो राजा था वो विशेषाधिकार को, एक वीआईपी लोग का एक अलग अधिकार होता था और निम्न वर्ग का अलग अधिकार होता था। वीआईपी लोग जो बड़े बड़े होता था, पादरी, ये सब जो होता था, उसका वीआईपी लोग का अलग अलग अधिकार। वही नेपोलियन बोनापार्ट जब सिंहासन में बैठा और कहा, सबसे पहले विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। विशेषाधिकार का मतलब जो बड़े जो लोग हैं, जो वीआईपी लोग होता है, उसको रद्द कर दिया। कहा कि वीआईपी हो चाहे निम्न वर्ग का हो, चाहे उच्च जाति का हो, चाहे निम्न जाति का हो, मेरे लिए सब समान है और सबका अधिकार एक समान होगा। जब राजा की गद्दी पर बैठा और कहा कि जो वीआईपी रहे, चाहे निम्न वर्ग का रहे, चाहे कोई भी जाति का रहे, सबके लिए समान कानून होगा, सबके लिए अधिकार एक होगा। वीआईपी है तो क्या इसका मतलब है? वीआईपी है तो वीआईपी साइड में रहो। सम्राट बना, पहला अधिकार का क्या? विशेष अधिकार को स्ट्रॉन्ग कर दिया, समाप्त कर दिया। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है यातायात को साधन को सुगम और सस्ता कर दिया। मतलब कि यातायात को साधन और सुगम, मतलब यातायात में क्या किया? उसको सुधार किया। और सुगम, सुगम का मतलब और सस्ता कर दिया। सुगम का मतलब क्या होता है? आराम किया। आपको आने जाने में, यातायात में जो भाड़ा लगता था, और क्या किया? सस्ता कर दिया। जो आने जाने में जो पैसा लगता था, जिससे लोग नहीं आ पाते थे, उसको पैसा को कम कर दिया, ताकि आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, सस्ता करेगा तभी तो लोग जाएगा, यहां से दूसरे देश में जाएगा या कहीं भी जा सकता है। तो ही यातायात को साधन को क्या, सुगम, जो साधन नहीं था उसको साधन भी बनाया और पैसा को सस्ता भी कर दिया। तीसरा, संचार व्यवस्था को अच्छा और सुगम कर दिया। क्या कहता है कि संचार व्यवस्था को अच्छा और क्या किया? सुगम कर दिया। संचार व्यवस्था कहते हैं किसको? संचार का मतलब होता है कि जो पहले चलता था कानून, संचार। अब बात यहां पे आता है कि संचार व्यवस्था को क्या किया? कि संचार व्यवस्था को अच्छा और क्या कर दिया? सुगम कर दिया। और तीसरा, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था सबसे खतरनाक, इतिहास का सबसे है सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था का मतलब होता था कि राजा का एक, बड़े बड़े जो लोग था ना, वो बड़े बड़े लोग राजा का हुआ करता था, और जो राजा का जो होता था तब वो राजा का सामंती व्यवस्था। सामंती किसको बोलते हैं? जिसमें जमीन, जिस राजा जिसे है, और राजा क्या किया? वो जमीन की बात करता हूं, तो जमीन के हकदार जो होता था उसे जागीरदार कहते हैं, उसी को सामंती कहते थे। तो बड़े बड़े लोग होता था ना, वो जमीन की मालिक होता था, और वह मालिक डायरेक्ट कंडक्ट राजा से होता था। अब बाकी निम्न वर्ग का अलग है, भाड़ में जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। सामंती व्यवस्था, इस सामंती व्यवस्था में क्या होता था ना कि राजा की बात को सिर्फ क्या था, जो बड़े लोग होता था वो बड़े लोग सिर्फ राजा की बात को सुनता था। राजा जो था वो सिर्फ बड़े लोग की बात सुनता था, बाकी निम्न वर्ग के लोग नहीं सुनता था। सामंती व्यवस्था का मतलब सिर्फ बड़े लोगों को बात सुनता था ये चोट्टा। सामंती का मतलब होता था कि जमीन की हकदार राजा न होकर राजा की मालिक होता था, और वो मालिक अब सब किसानों से क्या करता था? काम करवाता था, और जो टैक्स होता था वो टैक्स वसूल के मालिक लेता था, और मालिक कलेक्ट कहां करता था? राजा के पास करता था। ये तो गलत अन्याय है ना।
राजा सिर्फ बात सुनता था, सिर्फ बड़े बड़े लोग, जो पूंजीवादी लोग होता, जो बड़े बड़े लोग होता था उसी को बात सुनता था। तो जब सम्राट बना, कहा कि कोई समानती न रहतो, सब छोटा भाग। तो क्या किया, समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और फिर कहता है सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया, चाहे अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, सबके लिए एक नया कानून बनाया। सबके लिए क्या बना है, सबके लिए एक समान कानून बनाया। सब चाहे उच्च जाति हो निम्न जाति हो, सबके लिए कानून एक समान होगा, इसलिए कहता है एक समान कानून बनाया। और शिक्षा में सुधार भी किया। जब नेपोलियन बोनापार्ट जब बैठा गद्दी पर तो कहा कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा को क्या किया, सुधार किया। जो शिक्षा नहीं था, शिक्षा में इतनी पावर होती है कि अपने अधिकार को खोजता है, अपने अधिकार को पहचानता है, इतनी शिक्षा में होती है। जो बड़े बड़े आज के नेता क्यों शिक्षा पर नहीं ध्यान देता है, वो जानता है छोटा कि चीज इसको शिक्षा मिलेगा, अपने अधिकार को समझेगा, अपने अधिकार को मांग करेगा, हम अधिकार देंगे नहीं। इसलिए छोटा सब चीज पर देखना, मार कट होगा तो जल्दी फोन धरा लेगा, लेकिन शिक्षा की बात आएगा ना तो हट जाएगा पीछे मुंह। शिक्षा की कोई बातें नहीं तब करता है छोटा। आजकल के जो मशरूम है ये सब छोटा कोई नहीं कर रहा है शिक्षा की बात। सब छोटा कहता है कि मारो ये करेंगे तो बावरी मस्जिद, तो लाफा शूटिंग की बात करते हैं, लगता है कि मार छोटा पानी से। शिक्षा की तो बातें नहीं करता है। वो जानता है नेता कि शिक्षा की बात करेंगे ना कि पढ़ लिख जाएगा, अधिकार को समझ जाएगा, अधिकार मांगेगा, हम तो देंगे है ही नहीं, तब फिर हमें फंस जाएंगे, इसलिए शिक्षा की बातें मत करो। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जानते थे कि शिक्षा में इतनी पावर होती है ना, बड़े बड़े इंसान को धराशाह कर देता है। कहता है ना कि कहता है जिस ओर जमाना चलता है उससे, जिस ओर तलवार चलता है उससे जमाना चलता है। तलवार के इशारे देश का इतिहास लिखा जाता है। तो इसलिए इस पेन में इतनी ताकत होती है ना कि इतिहास का बड़े बड़े रियासत को झुकाने में सक्षम रखता है। ये नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन बोनापार्ट की और कहानी सुनोगे, बहुत सारे क्या था, पहाड़ थे। इसके नेपोलियन बोनापार्ट के अंदर में मार का फ्रांस को करना, फ्रांस की बात करता हूं, जो टूटा हुआ था ना सबको ये कर दिया, चूर चार कर दिया। जर्मनी को ईट पीटा, ऑस्ट्रिया को ईट पीटा, इटली को ईट पीटा, क्या था, इंग्लैंड को ईट पीट दिया। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को धर कर धो दिया, ब्रिटेन इसी को धो दिए, इसका निधन हो गया। फिर तो ये नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी है। तब तो क्लास को यहीं तक स्टॉप करते हैं। तब तो क्लास के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।